पहले मैंने आपको डिफाइन किया था बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depends on the number of solute particles। सॉल्यूट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, आयंस। एंड डू नॉट डू नॉट डिपेंड्स ऑन एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट और नंबर ऑफ आयंस ऑफ द सॉल्यूट, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे हम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। दीज प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ये बात ध्यान देनी है। 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी है? फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव lowering in vapor pressure is the first colligative property. Second colligative property is elevation in boiling point, और थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमें डिस्कशन करना है, क्या होती है ये, और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमें क्या फाइंड करना है, जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन में मौजूद, उसका हमें क्या फाइंड करना होगा बेटा, मोलर मास फाइंड करना होगा। तो किस फॉर्मूले से हम मोलर मास फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टी इनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे इसको। और चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक टर्म कॉमन है, वो है बेटा मोलेलिटी। ये आपको ध्यान देना। मोलेलिटी को हम स्मॉल m से लिखते हैं, ध्यान देना बेटा। मोलेलिटी पढ़ेंगे। मोलेलिटी कल मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसको बोलते हैं मोलेलिटी। तो मोलेलिटी क्या होती है बेटा? मोलेलिटी इज ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। कल मैंने बताया था, इट इज ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मोलेलिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर कम करो, मोलेलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, मोलेलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर कम करते हो, मोलेलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट जो हमारे पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा ध्यान से समझेंगे इसको। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब आप लोगों को पता है कि सोलवेंट
और दूसरा सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, प्योरेस्ट फॉर्म होगी सब्सटेंस की, है ना, मतलब प्योर चीज होगी सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा किसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। रीजन ये है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर हम क्या मिक्स कर रहे हैं बेटा, हम इसमें मिक्स कर रहे हैं सॉलिड सब्सटेंस। क्या मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड सोल्यूट मिक्स कर रहे हैं। जब हम सॉलिड सोल्यूट इसके अंदर मिक्स करेंगे और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेंगे, तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू इट्स प्योर स्टेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको ध्यान से समझेंगे, एक मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टॉपिक है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये लिया हमने कंटेनर, इस कंटेनर में हमने क्या डाल दिया बेटा, ये हमने ले लिया सोलवेंट। सोलवेंट, सोलवेंट में मान लो हमने ले लिया है वाटर, क्या लिया हमने, वाटर ले लिया, ठीक है। और एक दूसरे कंटेनर में हमने लिया है सॉल्यूशन, जिसमें वाटर है और साथ में क्या है, सोल्यूट है, इसमें वाटर भी है और सोल्यूट में हमने ले लिया मान लो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस वाटर। तो ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट, वाटर सॉल्वेंट, दोनों मिला के क्या बन गया बेटा, ग्लूकोज का एक्वा सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन है, अब ये क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर फॉर्म में है। अब देखो ध्यान देंगे आप लोग, तो ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट की क्या होगी बेटा, वेपर्स होगी, ये सॉल्वेंट की क्या है यहाँ पे, वेपर्स है, दीज आर द वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट। अब हम इसमें इसका देख लेते हैं बेटा, दीज आर द वेपर्स ऑफ, दीज आर द वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन। जो मैंने रेड डॉटेड में लगाया, मैंने ये क्या लिखा बेटा, वेपर प्रेशर, दीज आर द वेपर्स, दीज आर द वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन एंड दीज आर द वेपर्स ऑफ सोल्यूट। आप लोगों को देखने से पता चल रहा है बेटा किस में वेपर्स ज्यादा बनी है, किस में वेपर ज्यादा बनी है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स का यूज करेंगे और लिख के बताएंगे। कमेंट बॉक्स का यूज करेंगे, लिख के बताएंगे किस में वेपर्स ज्यादा है, किस में वेपर्स ज्यादा बनी है। सोल्यूट के अंदर वेपर्स ज्यादा बनी है ना, सोल्यूट के अंदर सोलवेंट के अंदर वेपर्स ज्यादा बनी है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। रीजन क्या है, रीजन क्या है बेटा, सोल्यूट में सोलवेंट में वेपर ज्यादा बनने का रीजन ये है कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, वो सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स है। ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ओवर द अपर लेयर ऑफ द वाटर आर वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल ही है। जबकि इस केस में क्या है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल तो है ही, साथ साथ में क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी है, साथ साथ में ग्लूकोज के पार्टिकल्स भी है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, साथ साथ में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी है। तो क्या होगा, जब हम इसको गर्म करेंगे या जब ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है वो किसके हैं, सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है वो किस किस के हैं, वो वाटर के भी है और ग्लूकोज के भी है, वाटर के भी है और ग्लूकोज के भी है। तो यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर वाटर और ग्लूकोज के पार्टिकल होने की वजह से यहाँ पे जो वेपर बन रही है बेटा, वो क्या बन रही है, कम बन रही है। यहाँ पे वेपर जो बनेगी कम बनेगी, यहाँ पे वेपर्स क्या बनेगी बेटा, कम बनेगी। और इस जगह पे जो वेपर्स बन रही है,
यहाँ पे जो वेपर्स बन रही है वो क्या बनेगी बेटा, हाई बनेगी। अब मुझे बताओ कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये वाला सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की वेपर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके सॉल्यूशन की जो वेपर्स है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगी। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हो गई, किसकी, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हेन वी मिक्स सोल्यूट, व्हेन वी मिक्स सोल्यूट इन solvent, then the vapor pressure of solvent decreases and this phenomenon is called relative lowering in vapor pressure। अब हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूट को हमने जब हम सॉल्वेंट में मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो हम इससे ये फाइंड कर सकते हैं कि इसमें जो सॉल्यूट मौजूद है, इसमें जो सॉल्यूट मौजूद है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी मिक्स की। अगर हम ज्यादा सॉल्यूट मिक्स करेंगे, बात ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर हम सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे, सॉल्यूट की ज्यादा कंसंट्रेशन रखेंगे, तो वेपर प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम सॉल्यूट कम ऐड करते हैं, अगर हम सॉल्यूट कम ऐड करते हैं किसमें बेटा, सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा कम हो जाएगा। अगर हम सॉल्यूट कम ऐड करेंगे, वेपर प्रेशर कम डिक्रीज होगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान देनी है। अब इससे हम कैसे निकालेंगे बेटा, किसका, मोलर मास, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, ये टोटल प्रेशर अगर मैं फाइंड करता हूँ, टोटल प्रेशर वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान से देखेंगे बेटा, टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ जो टोटल प्रेशर है या जो वेपर प्रेशर में जो डिक्रीजिंग है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो सॉल्यूट की वजह से हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे बेटा, तो वेपर प्रेशर PS लिख देते हैं, वेपर प्रेशर को मैं लिख देता हूँ PS। PS का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन x1 इंटू P0, P0 इसके बराबर हो जाएगा, है ना। जो भी वेपर प्रेशर है वो इसके बराबर होगा, x1 इंटू P0, P0 के बराबर हो जाएगा। अब ये P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट मतलब वेपर प्रेशर, सोल्यूट जो सोल्यूट है ना, सोल्यूट वेपर प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि सोल्यूट हमने कैसा लिया है, सोल्यूट हमने लिया है सॉलिड, और सॉलिड का कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता है। तो सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ होगा बेटा सोलवेंट की वजह से। ये वेपर प्रेशर एक्चुअल में किसका है, ये वेपर प्रेशर एक्चुअल में सोलवेंट का है, वही वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन का हो जाएगा। यह बात आप लोगों को ध्यान आई, समझ में आई। अब हमें ये फॉर्मूला मिल गया बेटा, PS इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, देखो PS डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, x1 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 डिवाइडेड बाय n2। ये लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में, x1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो इसको देखो मैं इस टाइप से लिखूंगा, PS डिवाइडेड बाय P0 इक्वल टू n1 प्लस n2, इस टाइप से मैं इसको लिखूंगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब अगर हम दोनों साइड में एक एक माइनस कर दें, सबट्रैक्टिंग 1 इन बोथ साइड, सबट्रैक्टिंग करें, माइनस करेंगे, क्या एक माइनस करेंगे दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से, दोनों साइड से अगर एक को माइनस करते हैं, एक में से माइनस करते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 1 माइनस
PS डिवाइडेड बाई P नॉट इक्वल टू 1 माइनस N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो इस फॉर्मूले को हम और किस टाइप से लिखेंगे, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट इक्वल टू N2 N1 प्लस N2। तो इस फॉर्मूले से हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें पता चल जाएगा तो उससे हम मोलर मास भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम शॉर्ट में लिखते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर्मूला है बेटा P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। यहाँ पे देखो P नॉट क्या है, P नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। PS क्या है, PS यहाँ पे है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। N1 क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसे हम इसको फाइंड करेंगे। आई थिंक फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा, फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस टाइप से हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालते हैं। समझ में आया तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ ये सर समझ में आया। जल्दी से लिख दो बेटा, जल्दी से लिखो क्या समझ में आया लोगों को, जल्दी से लिख दो। हमने क्या स्टार्ट किया बेटा, हमने सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की है जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जब भी हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं। क्या मिक्स कर देते हैं, इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं, या हम कोई ऐसा सोल्यूट सॉलिड सोल्यूट मिक्स कर देते हैं और क्या बना देते हैं, एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो जब सॉल्यूशन के जब सॉल्वेंट के अंदर हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं या कुछ सोल्यूट ऐड कर देते हैं जो कि किसी नेचर का बेटा सॉलिड नेचर का है और साथ साथ में कैसा है, ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो जो सोल्यूट है वो वेपर प्रेशर क्रिएट करने में किसी भी टाइप का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। जो भी वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के अंदर वो वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। ठीक है। अब सरफेस पे आपको पता है, जैसे अभी हमने देखा था सरफेस पे, जैसे एक मैंने ये डायग्राम बना लिया है जिसमें एक में सिर्फ क्या है, सोल्यूट है, और एक में सिर्फ सॉल्वेंट है और दूसरे में क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें सिर्फ हमने ले लिया है वाटर, ये लिया हमने सिर्फ वाटर, और दूसरे के अंदर हमने क्या ले लिया, वाटर के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, ग्लूकोज भी ऐड कर दिया। इसमें ग्लूकोज है प्लस वाटर है, तो वाटर है तो वाटर के ये पार्टिकल्स रहेंगे, वाटर के वाटर वेपर से सारी की सारी। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ग्लूकोज के पार्टिकल्स है, तो ग्लूकोज के पार्टिकल्स भी तो रहेंगे सरफेस पे, ये ग्लूकोज के पार्टिकल्स भी रहेंगे सरफेस पे, तो ग्लूकोज के पार्टिकल्स भी रहेंगे सरफेस पे, तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि सरफेस पे अभी ग्लूकोज के पार्टिकल्स भी है और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, इसका वेपर प्रेशर हाई होगा और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा। अब इस वेपर प्रेशर को, इस वेपर प्रेशर को हमें क्या करना है, बॉईल करना होगा। तो इसको अगर हम बॉईल करते हैं और इसको, इस सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं, तो सॉल्यूशन को बॉईल करने में हमें ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने में। मतलब कोई भी सॉल्यूशन
या कोई भी लिक्विड कब बॉईल होता है, कोई भी लिक्विड कब बॉईल होगा बेटा, जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब उसका वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इफ the vapor pressure of any liquids become equal to the atmospheric pressure, then it is called the boiling point of that liquid। उस लिक्विड का क्या रहेगा, वो boiling point रहेगा। तो हमें पता है बेटा सोलवेंट का वेपर प्रेशर ऑलरेडी हाई रहता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। और उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए हमें कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे टेम्परेचर कम चाहिए और इस कंडीशन पर हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। सॉल्वेंट के केस में हमें टेम्परेचर को कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए, मतलब सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये कितना ज्यादा हमने टेम्परेचर यूज किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस टेम्परेचर के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सपोज हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। और अगर हम वाटर में कुछ मिक्स कर देते हैं, जैसे मैंने वाटर में ग्लूकोज मिक्स कर दिया, ठीक है, तो सॉल्यूशन बन गया ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस टेम्परेचर से बढ़ जाएगा। सपोज अब टेम्परेचर हो गया 373.5 केल्विन, ये हो गया नया टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन बॉईल होगा। एक मैंने एग्जांपल दिया बेटा। अब एलिवेशन कितना हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना हुआ, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 373.5 माइनस 373, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया 0.5 केल्विन का। इतना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेटेड हो गया, इतना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझ में आ गई आपको। अब मैं इसको ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेगा और समझने की कोशिश करेंगे। तो एक मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा बेटा, एक सोलवेंट का और एक सोल्यूट का, दो ग्राफ बनाऊंगा सोल्यूट का, एक मैं बनाऊंगा सोलवेंट का और एक बनाऊंगा सोल्यूशन का ग्राफ। ध्यान देंगे तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर हमने ले लिया वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं टेम्परेचर, यहाँ हमने ले लिया टेम्परेचर, ठीक है। तो अब ग्राफ बना लेते हैं बेटा। ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है सोलवेंट के लिए, मतलब ध्यान से देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ग्राफ मैंने लिया है, ये ग्राफ जो मैंने बनाया है, जो ए से स्टार्ट होता है और बी तक जाता है, मतलब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोलवेंट का ग्राफ हमें यहाँ पे शो कर रहा है बेटा, सोलवेंट ए बी, ठीक है। ग्राफ जो है ना सोलवेंट का कौन सा है, ए बी ग्राफ है। वो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोलवेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सोलवेंट का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूँ बेटा सॉल्यूशन के लिए, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दूसरा ग्राफ मैंने बनाया है सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन का जो ग्राफ आएगा बेटा वो सोलवेंट के ग्राफ के कंपैरिजन में हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। ये सॉल्यूशन का ग्राफ है सी डी, ये जो ग्राफ की जो लाइन है वो किसके लिए है, ये सॉल्यूशन के लिए।
ग्राफ की लाइन ए बी, ये किसके लिए? ये सोलवेंट के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर दोनों का सेम रखते हैं, सेम टेम्परेचर पर, ये जो ए का मतलब ए बी यहाँ पे क्या है? सोलवेंट, ये सोलवेंट के लिए है और ये सॉल्यूशन के लिए। तो सेम टेम्परेचर पर सोलवेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा होता है। ये देखो, सेम टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, जबकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, ये एक टेम्परेचर की एक मैंने ये लाइन मैंने बना ली है, इमेजनरी लाइन बनाई है यहाँ पे। ये इमेजनरी मैंने एक लाइन बना ली, ये लाइन शो कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। मतलब इस टेम्परेचर पर इस लाइन पे, मतलब ये अगर ये जो वेपर प्रेशर है ना, ये वेपर प्रेशर किसके बराबर है? ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता होगा कितना होता है? 1.013 बार, 746 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के कॉलम के बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और बार में 1.013 बार के बराबर होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब अगर सोलवेंट का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है, तो ये सोलवेंट क्या होने लग जाएगा? बॉयल होने लग जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोलवेंट का ये बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो ये पॉइंट किसके लिए आ जाएगा? ये बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन। तो ये वाला पॉइंट है ना बेटा, देखो ये ध्यान से देखेंगे इसको। अगर इस लाइन को मैं नीचे लेके जाता हूँ, ध्यान से देखेंगे, इस लाइन को अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ यहाँ पे ऐसे, इस लाइन को मैं यहाँ पे ऐसे नीचे लेके जाता हूँ, तो ये मुझे क्या बता देगा? टेम्परेचर बताएगा, जिस टेम्परेचर पर सोलवेंट बॉईल होता है। तो टेम्परेचर सोलवेंट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा T0 B, T0 B। और ये जो टेम्परेचर का पॉइंट है जहाँ पे सॉल्यूशन बॉईल हो रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ TB। इस ग्राफ को देखने से आप लोगों को क्या पता चल रहा है? इस ग्राफ को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि TB इज ग्रेटर देन दैट ऑफ T0 B। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ये क्या शो कर रहा है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये बात आप लोगों को समझ में आई बेटा इतनी? जल्दी से बताओ।